बेटा हमारा चैप्टर 3A चल रहा था और इसी को हम आज कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। टॉपिक का नाम क्या है भाई? इम्पल्स। इम्पल्स होती क्या है? इम्पल्स भाई टोटल इफेक्ट होता है करंट का। करंट का क्या होता है? टोटल इफेक्ट। अगर मैं लिखूँ इम्पल्स तो इम्पल्स हो जाएगी भाई फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, भाई कितनी फोर्स लगी और कितने टाइम तक, यानी इम्पल्स क्या है? टोटल इफेक्ट ऑफ आवर फोर्स। इम्पल्स को लिखते हैं आई से, फोर्स को एफ से और टाइम को टी से। सो और इम्पल्स विल बी फोर्स इनटू टाइम। भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमारी इम्पल्स भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर की क्वांटिटी है। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो टाइम पे हम वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे। इसका डेरिवेशन देखो भाई कहाँ से ड्राइव हुआ है। ये बेटा सेकेंड लॉ से ड्राइव हुआ है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ किसका? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से। तो बात कर लेते पहले न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था। न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी भाई? फोर्स होगी। अगर मैं यहाँ से डी पी निकालना चाहूँ या फोर्स इनटू टाइम निकालना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू डी पी। लेकिन आप इम्पल्स के फॉर्मूले में देख सकते हो यहाँ पे क्या बेटा? फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पे क्या है? फोर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ टाइम। डेरिवेटिव ऑफ टाइम बोल लो या इसको डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम बोल लो। डी का सिंबल इसके लिए यूज होता है भाई। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता है बेटा किसी चीज़ को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन करना, डिफरेंशिएट करना उसको। इसका जो उल्टा होता है वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना चीज़ों को, यानी अगर आपको बहुत सारे स्मॉल पार्ट दे रखे, जैसे यहाँ पे टाइम के इंटरवल दे रखे बहुत सारे स्मॉल, अगर आपको इनको हर एक के जोड़ के वापस से आपको टोटल टाइम चाहिए तो आप इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। तो देखो भाई इंटीग्रेट कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी। इंटीग्रेशन का साइन यूज कर दिया है किसके साथ? एफ एंड डी टी के साथ। तो भाई टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं कि 0 से टी इंटरवल तक चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इसकी लिमिट होती है भाई, 0 से टी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट भाई डी पी के साथ भी हमने किसका सिंबल यूज कर दिया भाई? इंटीग्रेशन का। और भाई मोमेंटम हम एज्यूम कर लेते हैं P1 से लेके और P2 तक आपका क्या हो रहा है भाई? चेंज हो रहा है। अब देखो फोर्स कांस्टेंट है तो बेटा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं एज इट इज। इनटू डी टी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? टी। और टी की लिमिट क्या है भाई? 0 से टी। नेक्स्ट डीपी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो भाई डीपी डेरिवेटिव हट जाता है, क्योंकि बेटा स्मॉल पार्ट्स हैं, इन सभी स्मॉल पार्ट्स को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाए भाई? कंप्लीट क्वांटिटी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? P1 टू P2। आगे देखो F तो एज इट इज। अब भाई लिमिट्स कैसे पुट करते हैं बेटा? लिमिट पुट करने के लिए एक बार तो वहाँ अपर लिमिट लिखते हैं माइनस लोअर लिमिट। ये हमारी अपर लिमिट है और ये वाली कैसी है? लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एक बार तो इसकी जगह अपर लिमिट लिख दिया है, माइनस एक बार लोअर लिमिट लिख दिया है। सिमिलरली आप पी के लिए भी कर सकते हो। पी के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? P2 माइनस P1। दिस विल गिव्स अस एफ डॉट टी। एफ डॉट टी विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। सो आवर इम्पल्स विल चेंज द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो भाई हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन आ गई बेटा? इम्पल्स की। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इम्पल्स। किससे ड्राइव किया? न्यूटन सेकंड लॉ से। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखो भाई यहीं से। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है P1 टू P2 और हमने उस पर दो टाइप की फोर्स लगाई है। एक तो कैसी? F1 T1, F1 फोर्स T1 टाइम के लिए, और दूसरी कैसे लगाई है? F2 इंटू T2। दोनों इक्वल होंगे भाई। क्यों होंगे? क्योंकि बेटा मोमेंटम क्या था? कंजर्व था और हम प्रूव कर चुके हैं ये क्वांटिटी भी मोमेंटम की इक्वल है और ये क्वांटिटी भी मोमेंटम की इक्वल है। और मोमेंटम किसी सिस्टम में क्या रहता है भाई? कांस्टेंट। तो ये बोथ क्वांटिटी आर इक्वल टू ईच अदर। अब मैं अगर ग्राफिकली इन चीज़ों को प्लॉट करना चाहूँ तो देखो भाई, एक तो हमारी है फोर्स कुछ इस टाइप की और एक फोर्स हमारी कुछ इस टाइप की। एक्स एक्सिस के लोग हमने टी वेरिएबल को लिया है और वाई एक्सिस के लोग हमने एफ को लिया है भाई। तो आपकी मर्जी इसको F1
इसको T1, इसको F2 और इसको T2 एज्यूम कर लो। तो भाई आप देख सकते हो एरिया अंडर दिस कर्व इज सेम एज दैट ऑफ दिस वन। तो भाई आप ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर सकते हो और इसको किससे भी प्रूव कर सकते हो भाई, मोमेंटम की भी हेल्प से भी प्रूव कर सकते हो। तो भाई इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया बेटा, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया भाई, जैसे F1 है, F1 क्या है आपकी बहुत ज़्यादा हाई, या तो बेटा बहुत ज़्यादा हाई फोर्स लगा दो स्मॉल टाइम के लिए, या फिर स्मॉलर फोर्स लगा दो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, आपको इफेक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दो स्मॉल टाइम के लिए, या फिर स्मॉलर फोर्स लगा दो ज़्यादा टाइम के लिए, आपको जो इफेक्ट है वो क्या मिलेगा भाई, सेम मिलेगा। या हम बोल सकते हैं जो टोटल इफेक्ट है फोर्स का वो क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई अब कुछ एप्लीकेशंस की न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड। तो भाई एक तो फेमस प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ी होगी, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में क्या होता था भाई, एक कार्ट होती थी जिसको एक हॉर्स अपने साथ क्या करने की कोशिश करता था भाई, पुल खींचने की। तो मैं यहाँ पे इस हॉर्स की जगह बेटा सिर्फ डॉट लगा रहा हूँ, ये हमारा क्या है भाई, हॉर्स है। और एक हमारा ग्राउंड बना लेते हैं, ये अगर इसके व्हील हैं तो भाई ये हमारा है ग्राउंड लेवल। ओके, अब जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने लिख दिया F से। इस कार्ट का वेट किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैंने किससे लिख लिया है, W1 से। और ये क्या होगा भाई, M1G। अब एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता है कि एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगेगी। तो ये लो भाई वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगेगी, और उसको हमने किससे लिख दिया भाई, R1 से। अब बात कर लेते हैं हमारी हॉर्स की। भाई हॉर्स इसको खींचना चाहता है अपनी तरफ, ठीक है। तो अगर ये T1 से खींच रहा है तो बेटा ये कार्ट भी इसको अपनी तरफ वापस खींचेगी। तो भाई ये फोर्स रहती है बेटा बैलेंस्ड, तभी आपकी कार्ट आपके हॉर्स से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो T1 और T2 बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, जैसे कि आपके W1 एंड R1 आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट। नेक्स्ट भाई इस हॉर्स का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, जो इस हॉर्स का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लो भाई ये हॉर्स का वेट है जिसको हम लिख लेते हैं W2 से, और ये W2 किसके इक्वल होता है भाई, M2G के। मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाता है, वेट मिल जाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हमने लिख लिया R2 से। तो भाई यहाँ तक तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड थी, हमें पता चल गया हमारी कार्ट भाई कनेक्टेड क्यों है भाई, ग्राउंड के साथ तो ये वेट की वजह से कनेक्टेड है, और ये जो हॉर्स के साथ क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि भाई दोनों तरफ से जो टेंशन की फोर्स लग रही है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो भाई, हॉर्स ने अपने फीट से ग्राउंड को पुश किया, ठीक है भाई, अपने ग्राउंड को क्या किया है, पुश किया है। वो फोर्स एज्यूम कर लेते हैं हम F डैश, क्या कितनी फोर्स है भाई, F डैश फोर्स से, और ये एंगल एज्यूम कर लेते हैं हम थीटा। अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ भी इस फोर्स की जो रिएक्शनल फोर्स होगी इक्वल एंड अपोजिट होगी ना। फीट की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, R। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा भाई, थीटा होगा। अब भाई वेक्टर रिजोल्व कर लो, इस R को अगर मैं इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल में कंपोनेंट में रिजोल्व करूँगा तो क्या आएगा, R cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे भाई थीटा है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता हो तो बेटा यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन कर लेना, और y एक्सिस के अलोंग जब मैं करूँगा तो ये क्या आएगा, R साइन ऑफ थीटा। तो चलो भाई इसी को अब हम मैथमेटिकली भी और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो भाई T1 इज इक्वल टू क्या था हमारा, T2 था, R1 इज इक्वल टू M1G है। ऐसे ही आपका R2 प्लस R साइन थीटा ये किसके इक्वल है भाई, M2G के इक्वल है।
और भाई आपका जो आर कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, आर कोस थीटा ओरिजेंटल फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इसके अपोजिट कौन सी फोर्स लग रही है भाई, एफ। ठीक है, अगर भाई ये कंडीशन जब तक मैच हो रही है, आपका हॉर्स एंड कार्ट किस पोजीशन में रहेगा भाई, रेस्ट पोजीशन में रहेगा। अब अदर केसेज की बात कर लेते हैं। अगर आपका आर कोस थीटा ग्रेटर देन हो जाए फोर्स से, तो आपका हॉर्स एंड कार्ट मूव करेंगे, वो भी कैसी डायरेक्शन में भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब बेटा बाकी ये कंक्लूजन आप खुद से और भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर भाई मैं बात कर लूँ, ये जो आपकी एफ डैश फोर्स है ये वीक हो जाए, कम हो जाए, तो इस केस में आपका आर कोस थीटा भी कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इसी के तो रिएक्शनल फोर्स के क्या है, कंपोनेंट्स हैं, तो हमारी कार्ट नहीं मूव कर पाएगी। कहने का पर्पज बेटा, ये जो आपकी फोर्स लग रही है एफ डैश, जो किस में रिजोल्व हुई है, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा में जो रिजोल्व हुई है, ये फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपकी जो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लग रही है, जो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लग रही है उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, तभी आपका जो हॉर्स एंड कार्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एप्लीकेशन है भाई हमारी एलिवेटर की, या आप लिफ्ट भी बोल सकते हो। टॉपिक का नाम भाई अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट, या फिर आप एलिवेटर भी बोल सकते हो बेटा। एक पर्सन है भाई जो किसके अंदर है बेटा, लिफ्ट के अंदर है। अब हम उस लिफ्ट के डिफरेंट केसेज को भाई वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो यहाँ मैं केस ड्रा करने वाला हूँ भाई, पहला केस ड्रा कर लेते हैं यहीं पे। जब आपकी लिफ्ट है भाई रेस्ट में, तो भाई और इसके अंदर है भाई एक पर्सन, ये हमारा कोई पर्सन है, तो इस पर्सन का बेटा वेट किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने एज्यूम कर लिया ये क्या है, mg। इसकी रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो क्या है, r। एज्यूम किया लिफ्ट मूव ही नहीं कर रही, यानी आपका एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो इस केस को भाई रिजोल्व करके और अच्छे से लिखते हैं। तो देखो भाई r माइनस एम जी विल बी इक्वल टू 0। भाई r में से mg, अपवर्ड फोर्स में से हमने डाउनवर्ड फोर्स जब सब्ट्रैक्ट की तो हमें नेट फोर्स क्या मिल रही है बेटा, 0 मिल रही है, क्योंकि हमारी लिफ्ट कहीं भी मूव नहीं कर रही है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो देखो भैया हम एज्यूम कर लेते हैं r माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ है, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब नेट एम ए क्या है भाई, नेट मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो r माइनस एम जी, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ये लिफ्ट है, क्या लिफ्ट मूव कर रही है भाई, इसका एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन दो केसेज में 0 हो सकता है, जब आपकी लिफ्ट किस में हो बेटा, या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। दोनों केसेज में आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो भाई दोनों केसेज में आपका एक्सीलरेशन 0, तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू एम जी, यानी आपका जो अपेरेंट वेट होता है वो रियल वेट के इक्वल होता है बेटा। यानी अगर लिफ्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो भाई जिस पर्सन का जो वेट है वही मेजर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, इस केस में हमारी लिफ्ट भाई अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अपवर्ड वाला केस कर लो या पहले डाउनवर्ड वाला केस कर लो। ये कोई पर्सन है भाई और इसके पैरों के नीचे बेटा एक वेइंग स्केल रख रखा है हमने, तो उस पर हम इसका वेट क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो इस पर्सन का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी mg। एक रिएक्शनल फोर्स लगेगी जो किस डायरेक्शन में होगी, r डायरेक्शन, जो इसकी अपोजिट होगी। अब हमने एज्यूम किया ये जो पूरी लिफ्ट है ये भाई अप साइड मूव कर रही है, यानी हमारी जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड साइड है। तो चलो भाई इन वेक्टर्स को अब हम मैथमेटिकली लिखते हैं। r माइनस एम जी किया है, r माइनस एम जी, क्योंकि हमें दिख रहा है भाई टोटल मोशन किस डायरेक्शन में भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपकी r क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, r माइनस एम जी। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हो तो एम जी क्या आ जाती है, ग्रेटर देन, तो भाई एम जी माइनस आर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, r माइनस एम जी विच इज इक्वल टू हम आवर फोर्स F। नाउ r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, एक्सीलेशन, जिस एक्सीलेशन से लिफ्ट अप साइड मूव कर रही है।
अगर आप यहाँ से आर निकालते हो जो कि क्या आपका पेरेंट वेट है, तो आपके पास क्या आएगा एम ए प्लस एम जी। तो आर क्या है यहाँ से एम इंटू ए प्लस जी। तो आप देख सकते हो जो आपका अपेरेंट वेट है, किसी पर्सन का अपेरेंट वेट है, उसके अंदर भाई कुछ ना कुछ ऐड हो गया है, यानी जो इसके पैरों के नीचे जो वेइंग स्केल रख रखा है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा शो करेगा। नेक्स्ट केस देखो भाई, सेम केस भाई, वही पर्सन है, डाउनवर्ड में इसका वेट एम जी है, अप साइड आर रिएक्शन फोर्स लग रही है, लेकिन इस बार हमारी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी भाई एम जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एफ। दिस विल गिव्स अस एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट आवर आर। तो बेटा आर को निकालना है, तो जब आप यहाँ से आर निकालोगे तो आर आपको क्या मिलेगा एम जी माइनस एम ए। दिस विल गिव्स अस आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो आप देख सकते हो पर्सन का वेट क्या हो गया है, लेस हो गया भाई। इस केस में देख सकते हो जो पर्सन का वेट था ये वाला एम जी, इसमें से कुछ ना कुछ एम ए क्या हो रहा है भाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एम जी में से एम ए क्या हो रहा है बेटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा लेस, इसमें मोर यानी ग्रेटर हो जाएगा या उसके लार्जर हो जाएगा, जबकि इस केस में क्या था भाई सेम रहा था। तो ये भी डिफरेंट केसेस थे बेटा आपके सामने। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर केस हो रहते हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस में आपकी लिफ्ट नीचे की साइड गिर रही है भाई। ये कोई पर्सन है जिसका वेट एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और भाई ए इज इक्वल टू जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो गया भाई हमारा जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन। यानी ये लगा लो भाई ये जो लिफ्ट थी हमारी इसके कनेक्शन टूट गए हैं और ये गिर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो भाई इस केस के लिए अगर आप लिखोगे तो भाई लास्ट में हमने देखा था हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई थी एम जी माइनस एम ए। तो भाई इन दोनों की जगह अब क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम जी, यही हो जाएगा बेटा। इसकी इक्वेशन बेटा खुद से लिख के देख लेना, प्रीवियस में ही लिखी है हमने, जो थर्ड केस किया था सेकंड एंड थर्ड केस उसमें यही इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाए एम जी माइनस एम जी, दिस विल गिव्स अस जीरो, यानी जो आपकी रिएक्शन फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी जीरो होगी। या हम बोल सकते हैं जो अपेरेंट वेट है, जो अपेरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा भाई उस पर्सन का जीरो शो करेगा। ये बेटा जितने भी स्पेस के अंदर साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ पे उनका अपेरेंट वेट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहे होते हैं अर्थ की तरफ। नेक्स्ट केस, अगर बेटा डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाए, ये पर्सन था भाई इसका वेट एम जी नीचे की तरफ लग रहा था और जो ये एक्सीलरेशन है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो जाए, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऐसे केस के लिए क्या हो जाएगा भाई हमारी जो रिएक्शनल फोर्स आएगी एम जी माइनस ए। थर्ड वाला जो हमने केस किया था उसके अंदर लिखा था भाई ये आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। इस केस में हम क्या कर सकते हैं आर इज इक्वल टू, अब हमारा एक्सीलरेशन है ज़्यादा तो आपको टोटल वैल्यू कैसे मिलेगी भाई नेगेटिव मिलेगी, यानी उस पर्सन के अंदर वेट ही नहीं होगा और हो सकता है बेटा वो सीलिंग से टकरा जाए। अगर ये आपकी लिफ्ट है तो ये जो पर्सन है अगर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा स्पीड से गिरेगा तो ये पर्सन भाई एयर में फ्लोट करने लग जाएगा और हो सकता है इस सीलिंग के साथ बेटा वो स्ट्राइक कर दे। नेक्स्ट टॉपिक है भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है भाई, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है हमेशा सेम होता है। ये आपने बेटा 9th क्लास में ही पढ़ा था। तो चलो दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए एंड बी और दोनों के लिए मोमेंटम की हेल्प से फोर्स को सोल्व करते हैं। तो फोर्स क्या होती है भाई एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। इसी को क्या लिख सकते हो एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। इस डेल टी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब भाई पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं एफ ए बी इंटू डेल टी किसके इक्वल आएगा भाई ये डेल पी। और ये डेल पी क्या है देखो एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, किस पे फोर्स लग रही है भाई ए पे लग रही है, लगा कौन रहा है बी, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा ए वाले का। तो ये हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए, ठीक है भाई फाइनल माइनस इनिशियल। ये बेटा बिफोर फोर्स है और ये आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स है।
तो भाई आपका मोमेंटम पी ए से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पी ए डैश में कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हुआ है भाई ए पार्टिकल का, क्योंकि बी इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली एफ बी ए डॉट डेल टी निकालना चाहोगे तो भी क्या होगा, डेल पी के इक्वल। इस केस में डेल पी क्या होगा, देखो एफ बी ए यानी फोर्स किस पे लग रही है, बी पार्टिकल पे, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का, और हमने एज्यूम कर लिया कि पी बी से पी बी डैश में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता है एफ ए बी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए। वैल्यू पुट कर दो भाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। बेटा आप लोग यहाँ पे अच्छे से मेंशन करोगे यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वी नो दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट एफ ए बी की जगह तो क्या आएगा बेटा, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बी डैश माइनस पी बी। अगर मैं इसी को रीअरेंज करके लिखता हूँ तो देखो ये क्या है, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू पी बी तो हो गया यहाँ पे प्लस का, और पी बी डैश यहाँ पे किसका हो गया भाई, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी था। इसको और भी रीअरेंज अगर आप करके लिखना चाहो तो ये हो गया पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी प्लस पी ए। डैश वाले क्या थे भाई, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स मोमेंटम थे, और ये बिफोर अप्लाइंग द फोर्स। तो भाई आप देख सकते हो फोर्स लगाने से पहले का मोमेंटम और फोर्स लगाने के बाद का मोमेंटम दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मोमेंटम पूरे सिस्टम में या पूरे प्रोसेस में क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कंजर्व रहा है। नेक्स्ट अब भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक एप्लीकेशन और कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन आप लोगों ने 9th में पढ़ी थी, रिकॉलिंग ऑफ गन। रिकॉलिंग ऑफ गन भाई जब कभी भी कोई गन फायर करती है तो पीछे की साइड थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हम बोलते हैं भाई झटका देती है। तो चलो उसी को काउंट करते हैं, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये भी देखते हैं। भाई ये एक गन है हमारी, ये किसी बुलेट को फायर करेगी। इनिशियल कंडीशन देखो भाई, इनिशियली क्या था, M1U1 M1 एज्यूम कर लेते हैं इस गन की, M2 मास एज्यूम कर लेते हैं इस बुलेट का, गन की वेलोसिटी को V1 लिख लेते हैं, बुलेट की को V2 लिख लेते हैं भाई। तो इनिशियली देखो, इनिशियली थे ये M1U1 और इसके थे भाई M2U2 इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली M1U1 प्लस M2U2 किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि इनिशियली दोनों किस पे थे, रेस्ट पे थे, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। इस वजह से किसके इक्वल आए हैं भाई, 0 के इक्वल आए हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा P इनिशियल किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो हमारा फाइनल मोमेंटम भी किसके इक्वल होगा भाई, 0 के इक्वल। फाइनल मोमेंटम लिखो तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, M1V1 प्लस M2V2, ये भी किसके इक्वल होगा भाई, 0 के होगा। क्यों, क्योंकि ये फाइनल है और मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा भाई, 0 होगा, नेसेसरी कंडीशन है ये। तो अगर आप यहाँ से जिसकी भी आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, गन की पूछी जाए गन की निकाल सकते हो, बुलेट की पूछी जाए बुलेट की निकाल सकते हो। हम यहाँ पे गन की निकाल के देख लेते हैं। तो गन की निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू माइनस M2V2 साइड जाके माइनस का हो गया है, और ये जो M1 यहाँ मल्टीप्लाई था ये किस में आ जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला, ये देखो M1 क्या था भाई, गन का मास था। तो भाई जितनी ज़्यादा आपकी हैवी गन होगी उतना ही कम क्या हुआ, रिकॉल हुआ। नेक्स्ट भाई ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो V2 की डायरेक्शन होगी, यानी जो आपकी बुलेट की डायरेक्शन होगी, उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी गन की मूव करने की। यानी अगर बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगी तो आपकी गन किस साइड झटका देगी भाई, पीछे की साइड। इसी वजह से बेटा गन को किससे, शोल्डर से लगा के फायर किया जाता है। सिमिलरली भाई जितनी ज़्यादा आप हैवी बुलेट फायर करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिकॉल होगा। और भाई जितनी पावरफुल या बोल सकते जितनी ज़्यादा स्पीड की बुलेट आप फायर करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई, रिकॉल होगा। अब
इसी के हेल्प से बेटा आपके आजकल की गन डिज़ाइन की जाती हैं। क्या करो, एक तो पहली बात तो गन को हैवियर बनाओ, जिससे क्या होगा, रिकॉल कम होगा। नेक्स्ट बेटा, जो सोल्जर होता है वो क्या करता है, चलाने वाला भी जो कोई भी उस गन को अपने कंधे से बिल्कुल मिला लेता है टाइटली। टाइटली मिलाने से क्या होता है, इस गन का मास और उस पर्सन का मास, MOP लिख देता हूँ भाई मैं, जो फायर करने वाला पर्सन है उसका मास, दोनों का मास एडअप हो जाता है। यानी आपका जो टोटल मास है उसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है, MP और आ जाता है। यानी डिवाइड वाली टर्म क्या हो जाती है, बड़ी। अब भाई पर्सन का मास और गन का मास दोनों एडअप हो गए हैं, तो भाई रिकॉलिंग वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। सिमिलरली एक एग्जांपल और भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा जो एग्जांपल, एक्सप्लोजन ऑफ बम। एक्सप्लोजन ऑफ बम, एक केस लिया भाई जिसमें एक बॉम्ब बिल्कुल वर्टिकली गिरा है भाई, और गिरने के बाद वो फ्रैगमेंट्स में टूट गया है, बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट में। एक फ्रैगमेंट की वेलोसिटी है M1 V1, दूसरे की है M2 V2, ऐसे ही बेटा थर्ड की M3 V3 एंड ये M4 V4। अगर आप इसके लिए मोमेंटम्स लिखने चाहो तो क्या होगा भाई, देखो P1 क्या है आपका, M1 V1, P2 सेकंड जो पार्ट टूटा है हमारे ग्रेनेड का वो क्या है, M2 V2। ऐसे ही P3 भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, M3 V3 एंड P4 विल बी इक्वल टू M4 V4। अब एक बात देखो भाई, बॉम्ब गिरा था वर्टिकली बिल्कुल अप साइड से नीचे की तरफ, तो अगर मैं इसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी की बात करूं, ओरिजेंटल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0 थी। तो अगर मैं इसका मोमेंटम निकालता हूं ओरिजेंटल डायरेक्शन में, P होरिजेंटल भाई बॉम्ब का, तो वो क्या आएगा, M एंड 0, क्या आया भाई, 0 आया। तो जो आपकी ये फ्रैगमेंट्स जो बॉम्ब के गए हैं इनका भी मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। यानी हम बोल सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू 0। ये n पार्टिकल्स तक क्या है बेटा, ट्रू है। बॉम्ब वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा था, जब कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में गिरता है तो उसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी क्या होती है भाई, 0 होती है। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली ओरिजेंटल मूव कर रहा है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप बेटा किसी भी सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कोई एक्सटर्नल एजेंसी वहाँ पे वर्क ना कर रही हो भाई, आपका सिस्टम आइसोलेट हो। जैसे यहाँ पे बेटा सिर्फ बॉम्ब था और बॉम्ब ही वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमने बाहर से आने के बाद इस फ्रेगमेंट को अलग से फोर्स दिया। अगर ऐसा केस होगा तो वहाँ पे भाई आपका मोमेंटम के अंदर चेंजमेंट आ सकता है। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा ट्रू होता है। बस कंडीशन ये है कि आपने सारे के सारे जो फैक्टर हैं जो हमारे मोमेंटम को अफेक्ट कर रहे हैं वो काउंट किए हों। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना भाई, जब कभी भी मैकेनिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम सोल्व करो तो बेटा सबसे पहले उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, फिर उसका भाई वेक्टर डायग्राम बना लो बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम भी जिसको बोल देते हैं। और फिर हर एक फोर्स की बेटा रिएक्शन वाली फोर्स लिख लो कि भाई कौन सी फोर्स किस फोर्स से कैंसिल आउट हो रही है और कौन कौन सी फोर्स हमारे पास बच रही है। उसके बाद बेटा जो इक्वेशन आपके पास निकल के आए जैसे वेक्टर को रिजोल्व कर लो और फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज को एक दूसरे के इक्वल पुट कर लो। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है भाई, मैकेनिकल्स के अंदर बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है भाई न्यूमेरिकल्स की। थैंक यू बेटा।